हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। दोस्तों, चैप्टर जल संसाधन को हमने 9 टॉपिक या 9 क्वेश्चंस के अंदर बांटा है। तो आइए समझते हुए चलता है एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल संसाधन क्या है और उनका वर्गीकरण करें। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है। 71% पानी में अगर हम पीने योग्य पानी के स्वरूप को देखें तो उसकी मात्रा केवल 3% ही होती है। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में वर्षण यानी वर्षा आदि से प्राप्त जल की मात्रा 4000 घन मीटर है। जब जल संसाधनों के वर्गीकरण की बात आती है तो जल संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट को कहते हैं धरातलीय जल संसाधन और दूसरे को कहते हैं भौम जल या भूमिगत जल। धरातलीय जल का दूसरा नाम सतही जल भी है। सतही जल वह जल जो नदियों, झीलों, तालाबों आदि में मौजूद है। देश में छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर करीब 13,360 नदियां हैं, जबकि धरातलीय जल का केवल हम 32% ही उपयोग कर पाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी भारतीय नदियों में यदि हम पानी के उपयोग के स्वरूप को देखें तो हम पाएंगे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के पानी का अधिक मात्रा में इस्तेमाल और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उत्तरी भारत की नदियों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भौम जल वह जल है जिसे हम भूमिगत जल के नाम से भी जानते हैं। भूमिगत जल को हम कुओं के, नलकूपों यानी ट्यूबवेल आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भूमिगत जल वर्तमान में 432 घन मीटर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भूमिगत जल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। बात आती है दोस्तों उपयोग कि धरातलीय जल और भूमिगत जल का किस सेक्टर में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में धरातलीय जल का 89% जबकि भूमिगत जल का 92% इस्तेमाल होता है। औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय जल का 2% जबकि भूमिगत जल का 5% इस्तेमाल होता है। इसी तरह घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का 9% जबकि भूमिगत जल का 3% इस्तेमाल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं वे परियोजनाएं जिसके अनुसार नदियों पर बांध बनाकर एक समय में अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। प्राचीन मध्यकाल से भारत में बांधों का स्वरूप छोटे मोटे स्तरों पर मौजूद रहा है। आज़ाद भारत में हमने सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना को पूरा किया। उसके बाद हीराकुंड, भाखड़ा, तुंगभद्रा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, टिहरी बांध जैसी परियोजनाओं को हमने आरंभ किया। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत हम अलग अलग उद्देश्यों को हासिल करते हैं, जहां एक और पानी को सुरक्षित रखते हैं तो दूसरी ओर बाढ़ों पर रोक लगाते हैं। इसके अलावा संकट के समय पानी को हम आसानी से छोड़ सकते हैं, साथ ही जल विद्युत का इनके माध्यम से निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है लैगून या झील। लैगून दोस्तों भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। जगह जगह पर भारत की समुद्र तट रेखा कटे फटे रूप में है, तो उन स्थानों पर प्राकृतिक रूप से लैगून या झील का प्रोसेस बन जाता है। केरला, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लैगूनों को हम एक बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। लैगूनों का उपयोग हम मछली पालन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, नारियल के लिए, इसके अलावा पर्यटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए जल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको बताया गया था कि भारत में 44% लोग आज भी कृषि के ऊपर निर्भर हैं। इसके अलावा भारत में मानसून अनिश्चित है, तो इन सिचुएशंस में भारतीय किसान आमतौर पर सिंचाई के लिए कृत्रिम तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होता है। तो इसके लिए हम तालाब, नलकूप और नहरों जैसे पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंजाब, हरियाणा में कुओं, नलकूप यानी ट्यूबवेल का पूरे देश में सबसे अधिक उपयोग होता है और इसी का परिणाम है कि इन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर लगातार डाउन भी होता चला जा रहा है। नेक्स्ट तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि अधिक भौम जल निकासी, भूमिगत जल की निकासी के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर हम भूमिगत जल का अधिक मात्रा में निकासी करते हैं तो इसका परिणाम काफी नकारात्मक होता है। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में फ्लोराइड का संकेंद्रण लगातार बढ़ रहा है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र में के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। फ्लोराइड जिसकी मात्रा बढ़ने पर हमारे शरीर पर काफी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल तथा बिहार में आर्सेनिक
तत्व की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आर्सेनिक के कारण त्वचा संबंधी रोग, इसके अलावा शरीर में तरह तरह की विकृतियां भी पैदा हो रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में गहन सिंचाई के कारण मृदा लवणता की समस्या लगातार बढ़ रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अधिक भूमि जल निकासी से भूमिगत जल स्तर लगातार निम्न होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के गुणों के ह्रास होने के क्या कारण है। वर्तमान समय में हम अपने चारों तरफ तरह तरह के प्रदूषण को देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। तो ठीक उसी तरह जल भी अब तरह तरह के स्वरूपों से प्रदूषित रूप में दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जल के गुणों का निरंतर ह्रास हो रहा है। भूमिगत जल भी दूषित हो चुका, हमारे तालाब, नदियां, झीलें वो भी दूषित होने की प्रक्रिया में है या दूषित हो रहे हैं। गंगा, यमुना की गिनती हम प्रदूषित नदियों में करते ही हैं। अब बात आती है कि जल के गुणों का ह्रास या जल प्रदूषित क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, औद्योगिक जल को बिना शौच किए नदी जल में बहाना। नेक्स्ट, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल के गुणों के ह्रास होने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मूर्ति विसर्जन और प्लस पूजा सामग्रियों को नदी जल में गिराना जैसी गतिविधियां भी है। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम जो नदियों के किनारे जब भी होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारी पवित्र नदियों पर पड़ता है। नेक्स्ट, सीवर जल को बिना ट्रीटमेंट किए नदी जल में बहाना। इसके अलावा नदियों के किनारे अतिक्रमण बढ़ना, नदी के किनारे अतिक्रमण बढ़ना, नदी के जो प्राकृतिक स्वरूप होता है वो नष्ट हो जाता है और नदियाँ प्रदूषित रूप में दिखाई देती हैं। दोस्तों दिल्ली और इटावा के बीच यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इसी तरह लखनऊ में गोमती नदी, अहमदाबाद में साबरमती नदी, जबकि कानपुर तथा वाराणसी के बीच गंगा नदी अधिक प्रदूषित रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के निवारण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। जल ही जीवन है, जल हमारा आधार है। तो जल को सुरक्षित रखने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए समय समय पर अलग अलग प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे CPCB और SPCB। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जबकि राज्य स्तर पर SPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। 1974 में जल अधिनियम का निर्माण भी किया ताकि जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसमें जल सुरक्षा पर फोकस किया गया। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया ताकि गंगा नदी की पवित्रता को बरकरार रखा जाए और गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में जगह जगह सीवरेज प्लांट स्थापित किए गए। नेक्स्ट 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया ताकि यमुना नदी को शुद्ध किया जाए। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया, जिसमें सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए जल जैसी नीतियों पर बल दिया गया और भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने की बात कही गई। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। 2015 में जल क्रांति अभियान चलाया गया, जिसका मकसद यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को जल उपलब्ध हो सके, पानी की बर्बादी रोक सके और रेन हार्वेस्टिंग जैसी गतिविधियों को अपना सके। नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन। क्या है जल संभर प्रबंधन? तो जल संभर प्रबंधन से अभिप्राय उस कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रयोग किया जाता है, सही ढंग से प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों समाज में संतुलन बनाने की कोशिशें करते हैं। जल संभर प्रबंधन को सरकार द्वारा अलग अलग स्तरों पर अपनाया गया। अलग अलग कार्यक्रम भी हैं जिसके अंतर्गत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को फोकस किया गया, जैसे हरियाली कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता पर बल दिया गया। नीरो मीरो का अर्थ है जल और आप। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध कराना और पानी के पीने की कमी को दूर करना था। इसी तरह अरवारी पानी संसद राजस्थान के अलवर में इसको आरंभ किया गया। जल संभर प्रबंधन रणनीति देश के अलग अलग भागों में हमने अपनाई भी है और काफ़ी हद तक कारगर भी हुई है। जल संभर प्रबंधन नीति का ही परिणाम था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का रोलेगंज सिद्धि गांव एक प्रभावशाली गांव के रूप में उभर कर सामने आया, जहाँ जल संभर प्रबंधन के तहत तालाबों का पुनर्भरण किया गया, उनकी साफ सफाई की गई, पशुओं की खुली चराई पर रोक लगाई गई, फसलों को व्यवस्थित ढंग से उगाया गया और उसका परिणाम एक सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो भारत में आपको बताया गया मानसून अनिश्चित है, तो उस सिचुएशंस में वर्षा के जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वर्षा जल संग्रहण के लिए अलग अलग पद्धतियों को हम अपनाते हैं, जिनमें
टैंक बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा करना, तालाबों के माध्यम से वर्षा के जल को इकट्ठा करना। इसके अलावा सूख चुके नल या ट्यूबवेल से छत के पानी को कनेक्ट कर देना। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की रणनीतियाँ वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत अपनाई जाती हैं। तो दोस्तों जल संसाधन चैप्टर ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।